सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं यूटेट 2025 का जो एग्ज़ाम आया है उसका नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया होगा और अभी भी उसके नोटिफिकेशन चल रहे हैं, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पेपर में जो भी आपको सीडीपी देखने को मिलेगी, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसे हम कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं हमारी इस नई सीरीज़ में। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम सिर्फ यूटेट को सेंटर में रखते हुए चला रहे हैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसे आप यूटेट और सीटेट दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो वो और कहीं काम नहीं आएगा, तो सीटेट में भी उससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि विकास क्या होता है। दूसरे उसके बाद ग्रोथ पढ़ेंगे, वृद्धि क्या होती है। ग्रोथ के बारे में आपका सिलेबस में ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन एक मोटा मोटा हम देख लेंगे कि वृद्धि क्या होती है। ठीक है, यानी ग्रोथ क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के क्या क्या स्तर हैं, किस किस स्तर पर विकास होता है। चौथा हम देखेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या पक्ष हैं। क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहने वाली है, तो आपको जो भी स्क्रीन पर अभी इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विकास के स्तर पढ़ने वाले हैं, लर्निंग। उसके बाद हम हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, विकास के सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट हो चाहे फिर यूटेट हो। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सेवन्थ टॉपिक जो हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी जो दिशा का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 8 नंबर पर हम पढ़ेंगे लर्निंग, यानी अधिगम क्या है, फिर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम के क्या क्या स्तर हैं, क्या क्या पक्ष हैं, वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी ये जो हमने रिलेशन पढ़ा लर्निंग और डेवलपमेंट में, उसका हम एजुकेशन में कहाँ पर यूज़ करेंगे, बच्चों के साथ कैसे उसका यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूटेट में, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें अगर आप अपना सिलेबस देखें तो सिलेबस के जो पहले 3 टॉपिक हैं, ठीक है, सिलेबस के आपके जो पहले 3 टॉपिक हैं वो क्या क्या टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, वो देख लेंगे। और रिलेशनशिप विद लर्निंग ये रहा आपका, ये हम देख लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, ये देखें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या रहने वाला है, वो सब यहाँ पर कवर होगा। तो ये सारे जो 11 टॉपिक्स हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस के टॉप 3 जो आपके टॉपिक हैं, यानी स्टार्टिंग के 3, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, इससे आने वाले सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और आगे चलकर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक अलग से इनकी वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये है क्या। ठीक है, तो विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास कैसा है, जीवन पर्यंत है, लाइफ स्पैन तक चलता है, जीवन पर्यंत, यानी वूम टू टूम, जन्म से कब्र तक। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास उसके पैदा होते ही शुरू हो जाता है, और वह विकास तब तक चलता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन पर्यंत जो प्रोसेस है वो आपकी चलेगी विकास की। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो पहला इसका पॉइंट है वो प्रोग्रेसिव है, विकास प्रगतिशील है। इसका कहने का क्या मतलब है, जो विकास होता है उस पर एक प्रगति होती है। प्रगति कहने का मतलब कि एक प्रोग्रेसिव है, यानी जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो एक तरह से प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हाइट बढ़ती है उसके बाद हाइट वापस छोटी हो जाती है, तो वो बढ़ रही है तो फिर वो बढ़ रही है, तो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो विकास होता है
विकास एक तरीके का प्रोग्रेसिव इसका नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद विकास कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। विकास जब हम बात करते हैं तो इस पर काफ़ी डिबेट होती है कि ये कंटिन्यूस है या फिर ये एक स्तर पर होता है, लेवल पर होता है, अलग अलग लेवल्स को पार करके होता है। तो अधिकतर जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलती रहती है, ठीक है, ये रुकती नहीं है। तो जैसे इस स्टेप्स में प्रोसेस हो रही है कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, तो इस तरीके से विकास नहीं चलता है। विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बस चलते रहता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस का यहाँ पर ये मतलब है। उसके बाद हम देखेंगे कि विकास क्या है, ऑर्डरली है, क्रमिक है। विकास क्रम से होता है। क्रम से कहने का क्या मतलब है, जैसे हम देखते हैं जब कोई छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले जो उसका सर होता है उसे संभालना सीखता है, ठीक है। सबसे पहले अपनी गर्दन को संभालता है, उसके बाद अपने पेट वाले जो जगह है उसे संभालता है, उसके बाद अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल पाता है। तो एक क्रम है, इसी क्रम से विकास होता है। तो विकास का एक क्रम है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हम बोलेंगे कि पहले वो इन्फेंट स्टेज में होता है, पूर्व शैशवावस्था में होता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आता है। तो ये एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में विकास होगा। तो सबका विकास एक ऑर्डरली है, क्रमिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विकास जो है वो प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल कहने का क्या मतलब है, प्रेडिक्टेबल कहने का मतलब है कि हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान का मतलब कि हम बता सकते हैं कि जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चा अपने सर को संभालता है, तो सर को संभालने के बाद वो अपनी जो मिडिल बॉडी है उसे संभालेगा, उसके बाद अपने लेग्स और हाथों पर जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। 100% पूर्वानुमान लगा सकते हैं ये कहना उचित नहीं है, 100% नहीं लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है लाइफ स्पैन, यानी जीवन पर्यंत तक चलता है, वूम टू टूम इसे कहते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो जन्म से कब्र तक चलता है। विकास मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर है क्या। तो अगर आपको ऑप्शन में लीनियर दिख रहा है तो उसे आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो विकास लीनियर नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल है, ये अलग अलग दिशाओं में होता है। वो क्या दिशाएं हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो विकास क्या है, एक मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा, विकास डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिड, ये परिवर्तनीय है, यानी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो विकास हो रहा है, विकास का एक क्रम तो है, लेकिन हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका विकास हुआ, सबका विकास हुआ, मसल्स बने हमारे, लेकिन उन मसल्स को जैसे जिम जाते हैं तो जिम जाने पर उन मसल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे एक स्पेसिफिक शेप दे सकते हैं, ठीक है, उसे एक आकार दे सकते हैं। तो वो मॉडिफाई करना है, तो हम उस विकास को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मॉडिफाइबल बट नॉट रिवर्सिबल, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक बार लंबे हो गए तो उसके बाद छोटा नहीं हो सकते, तो ये इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें टर्म है वो है, जो विकास है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है कि विकास गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। गुणात्मक कहने का मतलब है यहाँ पर गुणों का विकास भी होता है। जैसे एक बच्चा है जिसकी एज 0 से 2 साल के बीच में है और एक उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, यानी 12 से 14 साल का बच्चा। तो दोनों के अगर आप इमोशंस देखेंगे, दोनों की रिएक्शन देखेंगे कि एक स्पेसिफिक काम के ऊपर ये बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और ये बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों के रिएक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। ये अंतर क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे का विकास इस उम्र से इस उम्र तक कुछ विकास हो चुका है, और अगर आप इससे बड़े बच्चे को देखेंगे यानी 18+ अगर आप किसी इंसान को देखें तो उसका नज़रिया, उसका काम करने का तरीका इन दो बच्चों से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि उसका विकास उसके उम्र के हिसाब से हो चुका है। तो ये गुणात्मक विकास है, यानी उसके गुणों में ऐसे इसमें इस तरीके से हम ऐसे पॉइंट्स को लेते हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, आप किसी के वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसे आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके के परिवर्तनों को हम गुणात्मक परिवर्तनों में लेते हैं। तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन तो है ही, साथ में परिमाणात्मक परिवर्तन भी है। परिमाणात्मक मतलब जिन्हें हम नाप सकते हैं,
माप सकते हैं, जैसे वेट है, हाइट है, और ठीक है किसी की हाइट कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर हो गई है, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज है, इसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस को क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं, और जिन्हें हम नाप नहीं सकते वो क्वालिटेटिव चेंज है, यानी उसकी क्वालिटीज़ में क्या फ़र्क आया है, उसका सोचने का तरीका किस तरीके से बदला है, उसके इमोशंस किस तरीके से बदले हैं, और वो किस तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट करता है, तो ये उसका क्वालिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव में हाइट, वेट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल चेंजेस, जो डेवलपमेंट होता है वो हिस्टोरिकल चेंजेस यानी ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभाव पड़ता है विकास पर। ठीक है, विकास पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने देखा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया था। तो उस बॉम्ब को गिराने के बाद उसके आने वाली कई जनरेशन्स तक जो पीढ़ियां वहां पर हुई, उन पे काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस देखे गए। ठीक है, कि उनके नाखून अलग तरीके के होते थे और उनकी स्किन में अलग तरीके की डिजीजेस पाई जाती थी। तो ये क्यों हुआ, ये पहले तो नहीं था, ये हिस्टोरिकल चेंजेस की वजह से हुआ। वहाँ पर कुछ ऐसी हिस्टोरिकल घटनाएं हुई जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट पर असर पड़ा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो हिस्टोरिकल चेंजेस पर डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल चेंजेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, तो ये हम विकास के कुछ पहलू हम देख चुके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएगा कि इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो उसमें आ जाएगा विकास प्रगतिशील है, विकास क्रमिक है, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और विकास डिसकंटिन्यूस है। तो वहाँ पर हमें पता है कि विकास डिसकंटिन्यूस नहीं बल्कि कंटिन्यूस है, तो हम उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल देखा, ओवरव्यू किसके बारे में, विकास के बारे में। आगे हम देखते हैं विकास के चरण क्या है, विकास के स्टेजेस क्या क्या हैं, किन किन स्टेजेस पर विकास होता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज आता है इसका वो आता है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। ये उम्र होती है अक्सर 0 से 2 साल, 0 यानी जब वो पैदा हुआ है तब से उसे काउंट कर रहे हैं, तो 0 से 2 साल का जो उम्र है उसे इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, इसी को जब हम नवजात बच्चे की बात करते हैं तो वो नवजात बच्चा इसी एज के अंतर्गत आता है, यानी इसी स्टेज के अंतर्गत आता है। तो इसमें किस तरीके का विकास देखने को मिलता है, देखिए पहला जो इसमें टॉपिक है वो है लर्निंग थ्रू सेंसेस, यानी जब बच्चा शैशवावस्था में है तो वो अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है, वो चीज़ों को टच करता है कि इसका फील कैसा है, ये किस तरीके से फील हो रहा है, वो आंखों से देखता है चीज़ों को, और वो जीभ से पहले नया नया स्वाद चखता है, क्योंकि इससे जब पहली बार खाना खा रहा है तो वो उन स्वादों को चख रहा है, उन्हें याद कर रहा है कि मीठा किस तरीके से होता है, नमकीन किस तरीके से होता है, तो अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करके लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि अब सेंसेस के थ्रू सीखना विकास के किस चरण में आता है, तो वो इन्फेंसी में आएगा। ठीक है, उसके बाद ही भयंकर समायोजन का काल कहा जाता है इसे। भयंकर समायोजन का काल मतलब कि जब बच्चा पहली बार दुनिया में आ रहा है तो वो काफ़ी सारी नई चीज़ें देखता है, यानी काफ़ी सारी क्या, सारी ही नई चीज़ें देखता है, तो उसे सभी चीज़ों से समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे हवा है और गर्मी है, सर्दी है, ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों से समायोजन उसे करना पड़ता है, जो कि 0 से 2 साल की उम्र में वह कर लेता है, इसलिए इसे भयंकर समायोजन का काल कहा जाता है। तीसरा आएगा मोटर एक्शंस, यानी वो गति करके सीखता है। ये पियाजे ने भी कहा था कि शैशवावस्था में जो बालक होता है, यानी जो बच्चा होता है, बालक नहीं कहेंगे, बालक बालिका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पियाजे ने कहा है कि जो बच्चा है वो इस उम्र में मोटर एक्शंस करके सीखता है, गति करके सीखता है, यानी अपने घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। तो किसी चीज़ के लिए जब वो अट्रैक्ट होता है तो चलकर उसके पास जाता है, उसे पकड़ता है, तो ये सारी वो मोटर एक्शंस करता है, गति करता है। ठीक है, हाथ पैरों का यूज करता है, तो ये सारी गतियां इन्फेंसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ क्वालिटीज हैं जो इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो चरण है यानी स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था का काल। ये स्टार्ट होता है 0 से 2 साल, यानी इसके बाद वाला। ठीक है, तो इसे इनके कुछ नाम है, ये नाम अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्री स्कूल एज कहते हैं इसे। ठीक है, यानी स्कूल से पहले वाली एज, क्योंकि इसके बाद फिर 6 साल के बाद स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है,
तो प्री स्कूल पीरियड कहते हैं, इसे टॉय एज कहा गया है। किसने कहा है? एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी भाषा का विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो हम कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा का विकास सबसे तेज पूर्व बाल्यावस्था काल में होता है। उसके बाद यहाँ पर टेम्पररी फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। अब ये जो सारे हाईलाइट किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा टर्म्स पूछा जाता है कि टेम्पररी फ्रेंडशिप किस स्टेज में देखी जाती है। तो टेम्पररी फ्रेंडशिप यानी अस्थाई मित्रता। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं? जैसे हमेशा जो भी टॉपिक है उसे अपने आसपास से रिलेट करते हुए याद करना है। ठीक है, अपने आसपास के किसी एक ऐसे बच्चे को सोचिए जो 2 से 6 साल का है, तो उसकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखिए, उससे काफी चीजें काफी आसानी से याद हो जाती हैं। तो जब हम किसी इस उम्र के बच्चे को किसी नई जगह पे ले जाते हैं, यानी जैसे कोई बच्चा अपनी बुआ के घर गया इस एज में, तो वहां उसे कुछ नए बच्चे देखने को मिले, वो शाम को गया, उनके साथ खेला और वापस आ गया, फिर दूसरे दिन वापस अपने घर आया, तो ये थोड़ा है कि वो जिद करता है कि मुझे उन्हीं के साथ खेलने जाना है, ये जाना है, वो भूल जाता है। ठीक है, वो खेला, घर आया और भूल गया, अब घर आके अपने परिवार वालों के साथ बिजी हो गया। ठीक है, तो जो उसकी फ्रेंडशिप थी वो टेम्पररी थी, यानी जब खेलने तक ही सीमित थी। तो इस तरीके की अस्थायी मित्रता यहाँ पर देखने को मिलती। इमिटेशंस करके सीखता है, अनुकरण करता है, जैसे उसके बड़े करते हैं उन्हीं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता है। ठीक है, अगर कोई आसपास गुस्सा करने वाला है तो वो भी गुस्सा करना सीख जाता है। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेजी से होता है। ठीक है, सबसे तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड काल में होता है। उसके बाद बिलीव इन इमेनेंट जस्टिस। अब इमेनेंट जस्टिस क्या है? ये मानता है कि कोई बैठा है जो सबके साथ न्याय करता है, जस्टिस करता है। ठीक है, जैसे मैं गिरा हूं और मुझे चोट लगी है, तो मैं जिसकी वजह से गिरा हूं उसे भी चोट लगेगी। ठीक है, जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि अगर उसे लग जाती है तो हम जमीन में मार के बोलते हैं कि ले इसे भी मार दी, फिर वो चुप हो जाता है। तो इस तरीके का इमिनेंट जस्टिस, यानी उसे लगता है कि हाँ मुझे लगी तो इसे भी लग गई और जस्टिस मिल गया, तो इस तरीके के इमिनेंट जस्टिस पर वो बिलीव करता है। ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो समय है वो है लेटर चाइल्डहुड, यानी उत्तर बाल्यावस्था। ये है 6 से 12 साल की उम्र। इस पर बच्चे किस तरीके के होते हैं? इस एज को गैंग एज कहा जाता है। अब हमने देखा कि जैसे जो प्री चाइल्डहुड था उसे हम प्री गैंग एज कह रहे थे, तो ये गैंग एज है। यहाँ पर टोली बनाई जाती है, दोस्त लोग सभी आपस में टोली बनाकर सभी क्रियाकलापों को करते हैं। ठीक है, स्कूल एज कहते हैं क्योंकि स्कूल जाने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता की उम्र कहते हैं इसे। मिथ्या परिपक्वता मतलब फॉल्स मेच्योरिटी। यहाँ पर बच्चों को लगता है कि जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं कि वो अब मेच्योर हो चुके हैं, वो उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली एक क्या है, मिथ्या है, उन्हें लगता है, बस एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो उस समय उन्हें लगता है कि वो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं और सभी अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो एक फॉल्स मेच्योरिटी उनके अंदर आती है। तो वो भी इसी लेटर चाइल्डहुड के काल के अंतर्गत है। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, यानी इस समय जो दोस्तियां बनती हैं वो लगभग जिंदगी भर चलती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि इस उम्र के जो दोस्त होते हैं वो जिंदगी भर के दोस्त बन जाते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं होता है, स्लो होता है, लेकिन जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट मतलब जो हाथ पैरों का विकास है, यानी काफी खेलना कूदना, उछलना कूदना, तो यहाँ पर जो हाथ पैरों की जो गति हो रही है, जो गतिक विकास है वो काफी तेजी से होता है। जो और फिजिकल डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं होता है, वो हम पढ़ चुके हैं कि जो प्री चाइल्डहुड एज है वहां पर ज्यादा होता है। उसके बाद से ट्रबलसम एज कहा जाता है कि यानी काफ़ी शरारतें यहाँ पे बच्चा करता है अपने, उसे पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए डेंजरस है, कौन सी क्या है, वो बस सब कूद रहे हैं तो वो कूद जाता है। तो इस तरीके से ट्रबलसम एज इसे कहते हैं। अगला, इसे फ्रॉइड ने लेटेंसी स्टेज भी कहा है। ठीक है, फ्रॉइड ने इसे लेटेंसी स्टेज कहा है। तो लेटेंसी स्टेज किसे कहा है? फ्रॉइड ने, या किसने कहा है आएगा तो हम लिख सकते हैं फ्रॉइड ने कहा है। अगला जो चौथी अवस्था है वो है अडोलेसेंस। ठीक है, ये स्टेजेस पढ़ रहे हैं हम डेवलपमेंट के, जो चौथी स्टेज है वो है अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी उम्र 12 से 18 साल बोली गई है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एज 10 to 19 ईयर्स बोला है। अगर WHO पूछ कर क्वेश्चन आता है कि WHO के अनुसार कितनी एज है, तो 10 to 19 ईयर्स बोलेंगे। वैसे नॉर्मली 12 से 18 साल किशोरावस्था को बोला जाता है।
अब किशोरावस्था एक ऐसी एज है जिसे चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पुल कहा जाता है। यानी अभी बच्चा ना चाइल्डहुड में है और ना अडल्टहुड में है, उसके बीच में कहीं है, यानी चाइल्डहुड से अडल्टहुड की ओर जा रहा है। तो ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में पुल का काम करता है अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। ठीक है, तो बच्चे से वयस्क बनने के बीच की ये पुल वाली अवस्था वो किशोरावस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ पर सहपाठी का प्रभाव काफी पड़ता है, यानी पीयर इन्फ्लुएंस, अपने दोस्तों की बातें ज्यादा सुनता है। उसे लगता है कि नहीं, घर वाले जो कह रहे हैं वो उतना ठीक नहीं है, लेकिन जो दोस्त कह रहे हैं वो बहुत वो सही का बात कह रहे हैं। तो इस तरीके से पीयर इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफी होता है। इसे संक्रमण का काल कहा गया है, यानी यहाँ पर बच्चे की जो इमोशंस हैं और उसके जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उसका फिजिकल चेंजेस हैं, वो काफी तेजी से परिवर्तित होते हैं। संक्रमण काल इसलिए कहा गया। फिर से आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर होता है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला कॉन्सेप्ट दिया था एरिक्सन ने। ठीक है, यानी बच्चा इस उम्र में सोचता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर होता है। उसके बाद हीरो वर्शिप का काल होता है, यानी ये किसी एक इंसान को अपना आइडल मान लेते हैं कि इसकी तरह बनना है, ये करना है, वो करना है, तो इस तरीके से हीरो वर्शिपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसे स्टैनले हॉल ने तनाव व तूफान की अवस्था का है, ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस को तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि तनाव व तूफान की अवस्था किसे कहा गया है। अब इतना इजी तो अब लेवल नहीं रहा है, लेकिन पूछ लिया तो किशोरावस्था, और किसने कहा है ये हो सकता है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, यहाँ पर डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है, वो ख्याली पुलाव कहते हैं ना, दिवा स्वप्न। तो सोचता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, तो इस तरीके से डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। ईगो सेंट्रिज्म यहाँ पर काफी होता है, तो यानी बच्चे के अंदर काफी ईगो होता है, वो अपने सारी दुनिया का सेंटर अपने आप को मानते हैं कि सब मेरे आसपास सारी चीजें हो रही हैं और सब चीजों का सेंटर मैं हूँ। यानी ईगो उसके अंदर काफी ज्यादा होता है इस समय। अगर आप उस समय उसे डांट दें तो उसे लगता है कि ये मतलब काफी ज्यादा बेइज्जती उसे महसूस होती है, और कभी कभी इस अवस्था में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो इसी का नतीजा है ईगो सेंट्रिज्म का, कि ईगो हर्ट हो जाता है आसानी से। तो इसलिए ऐसे जो बच्चों के साथ डील करने के लिए काफी सावधानी देनी पड़ती है। ठीक है, तो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए वो देखना पड़ता है। अगला जो है इमेजिनरी ऑडियंस, यानी काल्पनिक दर्शक। वो सोचता है कि उसके चारों ओर कोई ऑडियंस बैठी है और जो उसे हर काम करते हुए देख रही है, यानी उसके हर एक्शन इस तरीके से होते हैं कि जैसे उसे कोई देख रहे हो और वो किसी मूवी का हीरो हो और ऑडियंस उसे देख रही है, तो उसका चलना उस तरीके से होता है, बोलना उस तरीके से होता है। तो एक इमेजिनरी ऑडियंस उसके दिमाग में होती है। क्रिमिनल टेंडेंसी इस एज में काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे अपनी दिशा से भटक जाते हैं तो उनमें क्रिमिनल टेंडेंसी भी इसी एज से आना स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इनमें काल्पनिक कथाएं बनाने लग जाते हैं, पर्सनल फेबल, यानी अपने आप को कुछ बड़ा दिखाना, जैसे कुछ घटना छोटी सी हुई होगी, यानी किसी दोस्त को बस खाली धक्का मुक्की कर दी, लेकिन दूसरे ग्रुप के सामने बता रहे हैं कि कल तो ऐसी लड़ाई हो गई थी, ये कर दिया मैंने, फिर उसे इतना मारा, ये करा वो करा। तो काल्पनिक कथाएं अपने बारे में अपने को सेंटर में रख के काफी बोली जाती हैं। इस अवस्था को स्प्रिंग सीजन कहा गया है, ये कुछ नाम है, स्प्रिंग सीजन कहा गया है। और यहाँ पर व्यावसायिक चिंता काफी हो जाती है। ठीक है, बच्चों को व्यावसायिक चिंता शुरू हो जाती है कि आगे जाकर क्या करना है, किस तरह क्या बनना है, ये सब। टाइम ऑफ अनरियलिज्म, वो अनरियल चीजों को भी सच मानने लगते हैं कभी कभी। ठीक है, अनरियल चीजों से क्या मतलब है कि वो सोचते हैं कि मैं जैसे साइकिल ले जाऊंगा, फिर वहां से इस तरीके से ड्रिफ्ट मारूंगा और यहाँ से उछल के कूद जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो कर लूंगा सब। तो इस तरीके से वो अनरियल चीजों को सच मानने लगते हैं। तो टाइम ऑफ अनरियलिज्म इसलिए कहा गया। ठीक है, तो ये एडोलेसेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से यूटेट में पूछ सकता है और आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है वो है विकास के पक्ष, यानी विकास के डोमेन। डोमेन क्या क्या है, तो पहला है शारीरिक पक्ष यानी फिजिकल डोमेन। इसके अंदर के शरीर से जुड़ी हुई चीजें आएंगी सारी फिजिकल, जैसे हाइट, वेट, साइज, शेप। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट जो होता है यानी गतिक विकास, जो हम गति करते हैं, ये दो तरीके का होता है। एक ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल, और एक फाइन मोटर स्किल्स जो सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल यानी ये बड़ी चीज है, जैसे यहाँ पर शारीरिक विकास, शारीरिक पक्ष के अंदर
मोटर डेवलपमेंट आता है, मोटर डेवलपमेंट के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं। तो स्थूल जो स्किल्स हैं वो किस तरीके की स्किल्स हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना और सर को हिलाना, हाथों को चारों ओर घुमाना, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी मोटा मोटा, ठीक है, स्थूल। उसके बाद पहले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स परिपक्व होती हैं, मेच्योर होती हैं। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स मेच्योर होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स मतलब फिर जैसे ग्रॉस मोटर में क्या आ जाएगा कि हाथों को घुमाना और उछलना कूदना, ये सब ग्रॉस है। लेकिन फाइन में क्या आ जाएगा, जब उन्हीं हाथों के उंगलियों में कंट्रोल आ जाएगा। तो हाथ एक ग्रॉस चीज़ है, लेकिन हाथ की जो उंगलियां हैं वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे आंखों का कोऑर्डिनेशन और हाथों का कोऑर्डिनेशन। एक सुई के अंदर धागा पिरोना, वो एक फाइन मोटर स्किल्स है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि सुई में धागा पिरोना, ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर, तो ये फाइन मोटर स्किल्स है। जबकि कूदना और क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग कराना, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा मेनली, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी फिजिकल डेवलपमेंट के ही अंतर आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। इसमें सोचना, तर्क करना, संज्ञानात्मक का मतलब, कॉग्निटिव का मतलब होता है जो दिमाग से जुड़ी सारी चीज़ें हैं, सोचना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इमेजिन करना, मेमोरी याद करना, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक के अंदर दिमाग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी संज्ञानात्मक विकास के ही अंतर्गत आता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी संज्ञानात्मक पक्ष का ही एक भाग है, यानी भाषा का विकास। अगला जो है वो सामाजिक पक्ष है यानी सोशल। इसके अंतर्गत समाज के नियमों का पालन, जैसे बच्चा समाज में रहता है तो समाज के अलग अलग नियमों को सीखता है कि भैया ये मंदिर है, इसके आगे हाथ जोड़ना है और चप्पल बाहर खोल के जाना है। तो इस तरीके से ये जो सामाजिक नियम है ये सभी सामाजिक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। संवेगात्मक पक्ष यानी इमोशनल, इसके अंदर इमोशन जो भावनाएं हैं, ठीक है। वॉटसन ने बोला था कि जो तीन जो इमोशन है वो बाय बर्थ होती हैं, यानी पैदा होते ही वो तीन इमोशंस आ जाती हैं बच्चे के अंदर। कौन कौन सी, एक फियर, एंगर और लव, ठीक है। फियर यानी डर, एंगर गुस्सा, लव यानी प्यार, ठीक है। तो ये तीन जो स्किल्स हैं ये बाय बर्थ ही इमोशंस ये बच्चे के अंदर होती हैं। ये किसने बोला था, वॉटसन ने बोला था। सामाजिक, सोशल और इमोशनल को साथ में बोल देते हैं सोशियो इमोशनल डोमेन, तो साथ में इसे बोल देते हैं, ठीक है। जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट मेनली सोशियो इमोशनल के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा, सोशियो इमोशनल। इसे साथ में भी बोल दिया जाता है दोनों को, सोशल और इमोशनल को। तो सोशियो इमोशनल के अंतर्गत मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, इस तरीके के जो नैतिक विकास हैं ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, अब वृद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है, विकास की बात करी, अब ग्रोथ की बात करते हैं। तो हम इतना तो हम जान ही सकते हैं कि जो विकास है वो एक ब्रॉड चीज है, ठीक है, वो एक व्यापक विषय है। और जो वृद्धि है वो उसके अंतर्गत आता है, वो एक नैरो चीज है, ठीक है, यानी एक संकीर्ण विषय है। तो विकास एक ब्रॉड व्यापक विषय है, वृद्धि उसी का एक पार्ट है। तो वृद्धि एक स्पेसिफिक चीज है, जबकि विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है, ठीक है। तो वृद्धि क्या होगी, ये मापन योग्य परिवर्तन है, मेजरेबल चेंजेस हैं, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक निश्चित समय तक होती है, वृद्धि हमेशा नहीं होगी, ठीक है। जैसे मेनली एडोलेसेंस पूरा होने तक यानी एडल्टहुड आने तक जो वृद्धि है वो होती है। जो हाइट का बढ़ना, वेट तो चलो उसे हम बढ़ा सकते हैं, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हाइट का बढ़ना है और ये सारी चीज़ें हैं, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, वो सारी उनका जो मेजर डेवलपमेंट हो जाता है वो एक निश्चित समय तक पूर्ण हो जाता है। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, यानी संरचनात्मक परिवर्तन है, यानी इसमें इंसान की संरचना में, उसके बनावट में वो परिवर्तन आते हैं, वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं सारे, ठीक है। ये मात्रात्मक संरचनात्मक ही मात्रात्मक लगभग एक तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। मात्रात्मक वो परिवर्तन है जो क्वांटिटेटिव चेंज है, जैसे हाइट, वेट वगैरह वो सब, ठीक है। परिपक्वता तक होती है, यानी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो मेच्योरिटी तक होती है। ग्रोथ हैपन्स टिल मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी आ जाती है उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है।
अब जो मेच्योरिटी है वो क्या है, मेच्योरिटी मेनली जैसे ये वृद्धि है तो उसके बाहर से अगर हम एक सर्कल और बनाएं तो इसे हम मेच्योरिटी का सर्कल मान सकते हैं। तो वृद्धि के बाद मेच्योरिटी आती है और मेच्योरिटी और वृद्धि दोनों ही विकास के अंतर्गत ही है। मेच्योरिटी मेनली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो मेच्योरिटी है वो किससे रिलेटेड होती है, ये मेजरली रिलेटेड होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है किससे, हेरिडिटी से, यानी आनुवंशिकता से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो डिबेट होती है कि विकास आनुवंशिकता पर ज़्यादा डिपेंड करता है या पर्यावरण पर, तो इससे पहले हम जानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता जो है ये एक स्थिर चीज़ है, ठीक है, जबकि जो पर्यावरण है ये डायनेमिक है यानी परिवर्तनशील है, ये स्टैटिक है। ये आनुवंशिकता एक रॉ मटेरियल का काम करती है, यानी किसी इंसान में उसके माता पिता से जो उसे जीन्स मिले, ठीक है, तो वो एक स्थिर चीज है, यानी जो उसे जो जीन्स मिले वो मिल गए, उसे हम अब बदल नहीं सकते। जबकि जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो लगातार परिवर्तनशील होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है उसमें, तो एक परिवर्तनशील कारक है। जबकि जो आनुवंशिकता है वो एक स्थिर चीज है। ठीक है, आनुवंशिकता के अंदर क्या क्या जाएंगे, जैसे आई कलर, आंखों का रंग, बालों का रंग, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब डिपेंड करता है उसकी आनुवंशिकता पर, हेरिडिटी पर। जबकि पर्यावरण क्या क्या डिसाइड करता है कि जैसे डिजीजेज हो गई, वो किस तरीके के वातावरण में रहता है, वो डिपेंड करेगा कि उसे किस तरीके की बीमारियां होंगी, उसका एक्सेंट कैसा है। ठीक है, अगर कोई साउथ इंडियन माँ बाप का बच्चा बचपन से ही नॉर्थ इंडिया में रह रहा है तो उसका एक्सेंट साउथ इंडियंस की तरह नहीं होगा, वो नॉर्थ इंडियंस की तरह ही होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, उसका वेट भी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी को अगर हम थोड़ा और जाने तो इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप भी आते हैं। जीनोटाइप वो होते हैं जो उसकी जीन्स में है, जैसे अगर एक बालक है, उसकी जो मदर है और फादर है, तो मदर की आंखों का कलर ब्लैक है और जो हेयर्स का कलर है वो कैसा है, लगभग ग्रे, चलो ले लेता है वैसे ग्रेश कलर हो सकता है, वो प्रॉपर ग्रे तो नहीं होता है, ग्रे छोड़ो, इसको ब्राउन मान लेते हैं। और जो फादर है, फादर की जो आईज का कलर है वो ब्लू है, ये ब्लैक है। ठीक है, और उनके जो हेयर्स का कलर है वो ब्लैक है। तो जब जो उनका बच्चा है उसके आईज का कलर हो गया ब्लैक और उसके हेयर्स का कलर भी हो गया ब्लैक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर गुण तो दोनों के थे, माता और पिता के, जीन्स तो दोनों के थे, लेकिन जो आंखों का कलर में जो डोमिनेंट इफेक्ट आया वो किसका आया, ब्लैक यानी माता का आया। आंखों की कलर माता की तरह हो गई और जो बालों का कलर था वो पिता की तरह हो गया। तो उसमें गुण दोनों के थे, लेकिन जो दिखाई दिए आखिर में, जो डोमिनेंट जो उसके ट्रेट थे, वो एक आंखों वाला माता का था और बालों वाला पिता का था। तो उसके पास जीन दोनों टाइप के हैं, तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। जो जीन्स में है, जीन्स में उसके दोनों थे, ये भी, वो जीनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप क्या है, जो उसने दिखाए, जो प्रदर्शित हुए, ठीक है, जो डोमिनेंट हुए, वो फिनोटाइप। जीनोटाइप जो जीन्स में है, फिनोटाइप जो प्रदर्शित होता है। जो हेरिडिटी होती है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करती है किसी बच्चे के लिए, यानी वो उसका विकास कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ये डिपेंड करती है उसकी हेरिडिटी। और वो डिसाइड करती है कि हाउ फार वी कैन गो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि शब्दों को घुमा देता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, वो डिसाइड करता है हेरिडिटी। कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी हाइट इतनी ही हो सकती है, तो अब वो चाहे भी तो अपनी हाइट को इतनी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हेरिडिटी डिसाइड करती है कि उसकी हाइट कितनी होगी, तो इतना ही जा सकता है, ये डिसाइड कर दिया, ये एक अपर लिमिट रख दी कि हेरिडिटी ने। ठीक है, तो हेरिडिटी अपर एंड लोअर लिमिट सेट करता है और ये वह बताता है कि हाउ फार वी कैन गो, हम कितना दूर जा सकते हैं। हम कितना दूर जाएंगे ये नहीं बताता है, जरूरी नहीं है हम इतना दूर जाएंगे। यानी किसी का दिमाग है वो कितना विकसित होता है, यानी वो कितना इंटेलिजेंट होता है, जैसे उसकी लिमिट सेट हो गई कि वो यहाँ तक इंटेलिजेंट होगा, लेकिन उसे ऐसा वातावरण नहीं मिला या उसका ध्यान नहीं लगा, जो भी हुआ,
वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका जो इंटेलिजेंस है वो यहीं तक है। तो इतना वो जा सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है जाएगा, वो और चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा, और गया यहीं तक। ठीक है, तो इसलिए जो हेरिडिटी है वो बताती है कि हाउ फार वी कैन गो, हम कितना दूर जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विकास की जब बात करी गई कि वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है या एनवायरनमेंट पर ज़्यादा, तो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों का ये इंटरेक्शन है, दोनों को मिलकर डिसाइड करते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम ही विकास है। ठीक है, तो परस्पर अंतःक्रिया होती है। अगर वहाँ पे लिखा आता है कि H+E यानी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, तो उसे टिक नहीं करना है, वो गलत है। ये एडिटिव नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसे याद रखेंगे। जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट वो क्या क्या है। सबसे पहला जो आता है वो है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जो डेवलपमेंट होता है वो सतत होता है, यानी लगातार चलता रहता है, जन्म से कब्र तक। दूसरा, डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, क्रमिक होता है, ये भी हम देख चुके हैं। तीसरा, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी जो विकास की दर है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक बच्चे का विकास जिस उम्र तक हो चुका है दूसरे बच्चे का भी उस उम्र तक उतना ही विकास हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का विकास स्लो धीरे धीरे होता है, किसी का तेजी से होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी ऑब्वियसली दोबारा फिर से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर। ठीक है, चौथा जो है वो है जनरल टू स्पेसिफिक। ये विकास की किस तरीके से होता है दिशा को बताया गया है कि विकास जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य विकास होता है, फिर विशिष्ट विकास होता है। जैसे बताया गया था कि जो हाथ पैरों का विकास होगा उसके बाद उंगलियों का विकास होगा, उसके बाद उंगलियों पर कंट्रोल आएगा। यही ग्रॉस टू, इसी को ग्रॉस टू फाइन बोलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी हाथ पैरों पर कंट्रोल पहले आ जाएगा और उंगलियों पर, आंखों पर ये कंट्रोल बाद में आएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, पहले सरल चीजों का विकास फिर जटिल चीज, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, इस तरीके से विकास होता है। दूसरा, अगला जो पॉइंट है, यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, यानी पैटर्न में एक रूपता देखने को मिलती है। यानी विकास सबका होगा एक ही पैटर्न से, जैसा एक बच्चे का विकास हुआ है दूसरे का भी वैसा ही होगा, लेकिन दोनों का जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। क्या पता इस बच्चे का विकास तेजी से हो जाए, इसका स्लोली स्लोली हो, लेकिन जो उनका पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा। जिन चीज़ों का विकास इसमें पहले हुआ था उन्हीं चीज़ों का विकास इसमें भी पहले होगा, बस दोनों का रेट अलग अलग हो सकता है, कोई तेजी से हो सकता है, कोई स्लोली हो सकता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो पैटर्न है उसमें एक रूपता देखने को मिलती है, पैटर्न सेम रहता है। अगला 6, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण में क्या है कि हमने जितने भी हमारे डेवलपमेंट देखे, क्या फिजिकल और इमोशनल, सोशल, ये सारे देखे, तो इनमें कॉग्निटिव, ठीक है, ये सारे इंटीग्रेट होते हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर विकसित होते हैं। ठीक है, यानी फिजिकल और इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे आपस में मिले हुए होते हैं, ये इंटीग्रेशन कहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, इंटररिलेशन कहता है कि इनमें अंतर संबंध होता है, यानी फिजिकल विकास डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं इमोशनल पर, कहीं ना कहीं सोशल पर, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव पर, तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगला, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ये हम बात कर चुके हैं पहले, जो विकास है वो प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की एक दिशा होती है। दिशा का क्या सिद्धांत है कि दो तरीके की दिशाएं दी गई इसमें, एक सिफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या है, सिरोध पदोमुखी, तो नाम से ही देखो सिरोध पदोमुखी,
सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। यानी जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद अपने जो मिडिल पार्ट है उस पर, उसके बाद धीरे धीरे लोअर बॉडी पर। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। उसी तरीके से जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है ये है समीपरस्थ दूरस्थ, यानी समीप से दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर यानी इसको परिधि भी लिख सकते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, ये सेंटर से परिधि की ओर। सेंटर यानी हमारे जो सबसे पहले अपना हमारी बॉडी का जो सेंटर है उस चीज का विकास होता है, सर का विकास होता है। उसके बाद सेंटर से जो इस तरीके से ये हाथ हैं और ड्राइंग आप देख सकते हैं, तो पहले सेंटर का विकास होगा, उसके बाद हाथ पैरों का विकास इस तरीके से होगा, यानी केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या है, सिर से पैर की ओर और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर। अगला देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लर्निंग की, जो अगला टॉपिक है हमारा। देखिए आप आसानी से इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, ये कोई भी टफ नहीं है, बस एक बार समझने की देरी है और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आसानी से एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं और नोट्स बनाते हैं अपने, समझते हैं कि बातों को किस तरीके से कहा गया है और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं और अच्छे से समझ में आते हैं। तो अगला हम देखते हैं लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। तो लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन को ही लर्निंग कहते हैं। ठीक है, व्यवहार अथवा ज्ञान में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम है, वही लर्निंग है। यानी हमने कोई चीज़ सीखी, उस चीज़ से हमने कुछ सीखा और उसे अपने व्यवहार में उतारा, तो अगली बार जब हम कुछ काम करेंगे तो इस बार हमारे पास वो ज्ञान है जो हमने सीखा था, तो इस बार हमारा व्यवहार उस काम के प्रति कुछ अलग होगा। तो ये हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आया, ये स्थायी परिवर्तन इस वजह से आया क्योंकि हमने कुछ चीज़ सीखी। सीखना मतलब लर्निंग यानी अधिगम। ठीक है, तो अधिगम का क्या मतलब है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे आपको अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है और वो आपने नहीं सीखा है, वो घर में ही उसे खाली अपने ही खुद की प्रैक्टिस से सीखा है, तो जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है, जो आपने घर में खुद से चीज़ें सीखी थी उसे वो भुलवाता है पहले, कि उसे भूलना पड़ेगा और शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो अनलर्निंग है वो भी लर्निंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अधिगम के पक्ष यानी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या मेनली संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक मैंने बताया था, कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड यानी हेड, इसमें लर्निंग आ जाएगी, लॉजिक आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। दूसरा अफेक्टिव यानी संवेगात्मक। संवेगात्मक में क्या आएगा? इमोशंस आ जाएंगे, यानी ये हार्ट से रिलेटेड है। इसे हेड, हार्ट और हैंड भी कहते हैं, 3H। ठीक है, हेड, हार्ट एंड हैंड। तीसरा है साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक। इसमें क्या आ जाएंगे? जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनसे जो लर्निंग होती है वो हैंड के अंतर्गत आती है। इसमें हम मूवमेंट करना सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन करना सीखते हैं, आंखों और हाथों की कोऑर्डिनेशन से हम सुई में धागा पिरो देते हैं, तो वो साइकोमोटर के अंतर्गत आएगा। इसमें मेनली फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं। संवेगात्मक में इमोशंस वगैरह आते हैं और संज्ञानात्मक में लर्निंग, लॉजिक, दिमाग से रिलेटेड जो मानसिक विकास है उससे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो इसके अंतर्गत आती। ठीक है, आगे देखिए। अब विकास और अधिगम में संबंध क्या है? विकास भी पढ़ा हमने, अधिगम भी पढ़ा, इनमें क्या रिलेशन है? तो पहला जो रिलेशन है, डेवलपमेंट सेट्स द लिमिट ऑफ लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग की लिमिट को सेट करता है, विकास अधिगम की सीमा निर्धारित करता है। अगर किसी बच्चे का किसी लेवल तक विकास हुआ है तो वो निर्धारित करेगा कि ये बच्चा यहाँ तक ही सीख सकता है, वो यहाँ तक नहीं सीख पाएगा क्योंकि इतना उसका भी विकास ही नहीं है। 2 में पढ़ने वाले बच्चे को अगर हम 5 की गणित सिखाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसका जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, वो अभी 2 में पढ़ने वाले बच्चे के अनुसार ही है, तो अभी सिर्फ हमें उतना ही सिखा सकते हैं उसे। तो डेवलपमेंट क्या है? वो लर्निंग की लिमिट को सेट करता है। अगला देखिए, लर्निंग इन्हेंसेस डेवलपमेंट। जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट को इन्हेंस करती है, बेहतर बनाती है। ठीक है, अधिगम विकास को बेहतर बनाता है। विकास की जो दिशा होती है, यानी विकास को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तनशील होता है, हमने पढ़ा था ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं? अधिगम के थ्रू ही करते हैं।
जितना अच्छा सीखते हैं, जितना जिस तरीके का सीखते हैं, विकास को वो दिशा मिल जाती है और उस तरीके से वो बेहतर या कम जो भी है वो कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग गो हैंड इन हैंड। जो विकास है और जो अधिगम है दोनों हैंड इन हैंड है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक दूसरे की वजह से होता है, दूसरा पहले की वजह से होता है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये आता है एग्जाम में, ये एग्जैक्ट वर्डिंग आती है गो हैंड इन हैंड। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो दोनों क्या होते हैं, डेवलपमेंट एंड लर्निंग कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी हैंड इन हैंड जाते हैं, यानी पूरक होते हैं एक दूसरे के। अगला देखिए, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली इफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। लर्निंग तभी इफेक्टिव है, लर्निंग तभी प्रभावी है, अधिगम तभी काम आएगा जब विकासात्मक रूप से उचित हो। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 में पढ़ने वाले बच्चे की जो लर्निंग है वो तभी अच्छी होगी जब हम उसके जो विकासात्मक जो उसका पहलू है, यानी 2 में पढ़ने वाले के का जितना विकास होता है उसके अकॉर्डिंग उसे लर्निंग करवाएंगे, तभी उसकी लर्निंग प्रभावी होगी। अगर हम उससे बाहर का कुछ करवाते हैं तो वो प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। तो लर्निंग तभी प्रभावी होती है जब वो विकासात्मक रूप से ठीक हो। अगला देखिए, लर्निंग कैन नॉट बी अकर बिफोर मैच्योरेशन। तो लर्निंग मैच्योर होने से पहले नहीं आ सकती, तो जब वो मैच्योर हो जाएगा तो तब लर्निंग का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये लर्निंग और डेवलपमेंट यानी विकास और अधिगम के बीच का हमने संबंध देखा। आगे देखते हैं, ये आखिरी टॉपिक हम पहुंच चुके हैं। आखिरी टॉपिक क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यानी जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमने लर्निंग पढ़ी और डेवलपमेंट पढ़ा, दोनों को पढ़ तो लिया, दोनों के बीच में रिलेशन भी देख लिया। इसका यूज हम एजुकेशन में कहाँ पर करेंगे, शिक्षा में किस तरीके से इसका यूज होगा वो देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी रिस्पेक्टेड। हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है, यानी हर व्यक्ति का विकास सेम तरीके से नहीं होता है, विकास की दर अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूरी क्लास में कि अगर हम कुछ टॉपिक समझाते हैं तो वो पूरी क्लास को एक ही बार में समझ में आ जाए और पूरी क्लास हमारे अनुसार उस टॉपिक को बताए। ठीक है। तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी अपनी सीखने की अपनी एक स्पीड होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देरी से सीखता है। तो इन्हीं को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो इसे हमें क्लास में रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते। तो इसलिए हमें सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षण सामग्री या फिर ऐसी मेथड्स का यूज़ करना चाहिए जिससे सभी तरह के बच्चों को टैकल किया जा सके। जब हम क्लास में ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, टीचर बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप इस तरीके से नहीं बनाना है कि वो होमोजीनियस यानी समांगी, कि सारे बच्चे एक तरीके के बच्चों का एक जैसा ग्रुप। जो अच्छे बच्चे हैं, यानी अच्छे मतलब पढ़ाई में जो अच्छे बच्चे हैं, उन्हें उनका एक ग्रुप बना दिया, तो वो एक सही तरीका ग्रुप बनाने का नहीं है। बल्कि एक ग्रुप में हेट्रोजीनियस टाइप का ग्रुप होना चाहिए, यानी विषमांगी ग्रुप होना चाहिए। उसमें सभी अलग अलग तरीके के बच्चे होने चाहिए, ताकि जब वो आपस में ग्रुप बनाएं और काम करें तो हर बच्चा अपने से अलग बच्चे से कुछ सीखे, ये बच्चा इससे कुछ सीखे, तो बच्चे आपस में सीखें। तो हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी ग्रुप्स बनानी चाहिए। दूसरा, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए। शिक्षा हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए। वो पुराना जमाना था जब टीचर सेंटर्ड होता था कि टीचर ने जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन अभी हमें बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना है, उसकी इच्छाओं को देखना है, वो किस तरीके से सीखना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, क्या उसकी सीखने की गति है, उस तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड हमें टीचिंग करवानी चाहिए। थर्ड, एक्टिविटी शुड मैच एज एंड डेवलपमेंट। जो एक्टिविटीज हम क्लास में करा रहे हैं वो उस क्लास के बच्चों की एज और उनकी डेवलपमेंट पर मैच होनी चाहिए। जैसे सेकंड क्लास का फिर से एग्जांपल, सेकंड क्लास में जो हम एक्टिविटीज़ कराएंगे वो इस तरीके की नहीं करा सकते कि वो एक फिफ्थ क्लास के बच्चे के लायक हो। ठीक है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि जाओ कि ऑड और इवन नंबर छांटो इन टेबल में से। तो उसकी एज और उसके डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगला, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, यानी सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए। सर्वांगीण के अंतर्गत फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
सिर्फ उसके दिमागी विकास कर रहे हैं, सिर्फ उसे पढ़ा रहे हैं, उसे रटवा रहे हैं, चीज़ों को याद करवा रहे हैं, या फिर सिर्फ दिमागी विकास पर जोर है कि इसे होशियार बनाना है, तो ये शिक्षा का एक मकसद नहीं है। शिक्षा का मकसद क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, खेल कूद की चीज़ें भी होनी चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए, सोशो इमोशनल, यानी बच्चों को आपस में कैसे किस तरीके से उन्हें सोसाइटी का ज्ञान दिया जाए, किस तरीके से उन्हें उनके ग्रुप्स बनाए जाएं ताकि वो आपस में कोऑपरेट होकर सीखें, कोऑपरेट करके सीखें। जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो बच्चे अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, वो स्वयं ये डिसाइड करते हैं कि इस ग्रुप में किस तरीके से नियम होंगे, वो आपस के नियम डिसाइड करते हैं कि इस ग्रुप में इस तरीके से हम नियम सेट करेंगे, इस तरीके से इस ग्रुप में काम होगा। तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसे सोसाइटी का ज्ञान देती हैं, सोसाइटी में एडजस्टमेंट का ज्ञान देती है। अगला जो पॉइंट है, प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, प्रेरक वातावरण देना चाहिए। प्रेरक वातावरण यानी शिक्षा से रिलेटेड, जैसे हम आजकल देखते हैं कि अलग अलग क्लासरूम्स में जो पेंटिंग्स होती हैं वो भी एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, या तो उसमें टेबल्स लिखी रहेंगी मैथ्स की, या फिर किसी महापुरुष की फ़ोटो बनाई जाती है। तो इस तरीके से आपस में जो हम उन्हें वातावरण दे रहे हैं वो भी प्रेरक वातावरण होना चाहिए, उन्हें प्रेरक कहानियाँ सुनानी चाहिए। और जब हम उन्हें एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में सिखा रहे हैं तो हमें खुद उन्हें करके बताना चाहिए कि ये एम्पैथी होती है, ये सिंपैथी होती है। बच्चों को आपस में एक्टिविटीज इस तरीके से देनी है, एनवायरनमेंट इस तरीके से देना है, उनके आसपास की चीज़ों से, उनके डेली लाइफ से चीज़ों को जोड़कर सिखाना है। तो इस तरीके के स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जब हम बच्चों को देते हैं तब वो आसानी से सीखते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हमने आज जो जो टॉपिक कवर करे उसमें क्या क्या आता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आप सिलेबस में देखें तो आपके टॉप 3 टॉपिक्स यहाँ से पूरे हो चुके हैं। तो इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। और अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो टॉपिक वाइज हम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।